हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज ना आपको भी कोई फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं। आज के इस सेशन में हम दो केस स्टडी देखने वाले हैं, दो स्टोरी देखने वाले हैं। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इन स्टोरी के बेसिस पर या केस स्टडी कर कर हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स के मीनिंग। तो ये मीनिंग कौन से हैं, आइए देखते हैं। पढ़ना क्या है हमको ये देख लेते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। तो आज के सेशन में हम समझने वाले हैं कि राइट्स के इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स दिए गए हैं। अब ये राइट्स देने का कुछ ना कुछ तो मकसद रहा ही होगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा ही होगा। तो ये समझने के लिए, जैसे हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमने फंक्शंस देखे थे। तो अब राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझने के लिए आज हम दो कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या क्या हमें पढ़ना है आज। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ वर्कर्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वर्कर हैं, तो इन वर्कर्स की आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये समझ में आ गया कि राइट्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर देखा गया 1982 की हम बात कर रहे हैं। 1982 में एशियन गेम्स के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना था। ठीक, अब एशियन गेम्स के लिए जब कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करना था तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाती है, बोलती है आ जाइए आप लोग और क्या करिए, कुछ वर्कर्स आपके साथ लेकर आइए और कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट कीजिए। किसे कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स को कह दिया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को लेकर आते हैं। ये वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये जो वर्कर्स होते हैं, वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द फ्लाईओवर्स एंड स्टेडियम्स। तो फ्लाईओवर्स और स्टेडियम्स बनाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, बहुत पुअर वर्कर्स को लेकर आते हैं कि चलो आपको काम करना है। ठीक है, अब पैसे के लिए कौन नहीं आता है, तो ये वर्कर्स भी आ गए कि ठीक है हमें पैसा मिलेगा तो हम चल देते हैं, काम कर देंगे। आगे क्या होता है कि जब इन वर्कर्स को ये यहाँ पर ले आए, मतलब कहानी कहाँ से शुरू हुई, 1982 से कहानी शुरू हुई। एशियन गेम्स के लिए क्या करना था, कंस्ट्रक्शन करना था। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाती है। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने वर्कर्स को बुलाया। अब वर्कर्स की कंडीशन कैसी थी, पुअर कंडीशन थी। अब इन वर्कर्स को जहां पर रखा गया तो देखा गया कि ये जो यहाँ की परिस्थितियां थी, कंडीशन थी, वो बहुत बेकार थी। और इसी के साथ साथ इन्हें एक तो खराब परिस्थिति में रखा, अच्छी जगह रखा नहीं काम करने के लिए। क्या होगा, जब कहीं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जब वर्कर्स आए हैं तो उनका खुद का घर तो होगा नहीं, तो जो रहने की जगह थी वो भी अच्छी नहीं थी। इसी के साथ साथ उनको जो एक तरीके से मिनिमम वेजेस थे वो भी लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट पे किए गए। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ वेजेस डिसाइड करके रखे कि इससे कम वेजेस आपको वर्कर्स को नहीं देना है, बट यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, इनको वेजेस भी बहुत कम देते हैं। अब यहाँ तक तो आपको कहानी समझ आई होगी और आप थोड़ा सा एनालाइज भी कर पाए होंगे कि आखिर गड़बड़ क्या हो रही है। ठीक, अब ये कंडीशन जो थी कि एक तरीके से वर्कर्स को बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं रखा गया है और उन्हें वेजेस भी नहीं दे रहे हैं, ये पता चलता है एक सोशल साइंटिस्ट की टीम को। और जब कंडीशन पता चलती है, मतलब एक तरीके से ये समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, इन्हें पता चला कि ये तो बहुत गलत हो रहा है वर्कर्स के साथ, तो ये इस मतलब एक तरीके से ये जो पुअर कंडीशन में इन्हें रखा जा रहा है, इसको पिटीशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करते हैं कि एक जगह यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर वर्कर्स को अच्छे से नहीं रखा जा रहा है, वेजेस कम दे रहे हैं। ये आर्ग्यू करते हैं कि एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज अमाउंट टू बेगार और फोर्स्ड लेबर। तो बेगार और फोर्स्ड लेबर सबसे पहले कंडीशन ये रखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, वेजेस
और आप कम दे रहे हैं, वर्क से कम आप वेजेस उनको दे रहे हैं, इसका मतलब होता है बेगार या फोर्स्ड लेबर। और अगर आप बेगार या फोर्स्ड लेबर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ गारंटीड हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन की? सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए ये सोशल साइंटिस्ट की टीम कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट में गई और इसने बताया कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक, अब क्या हुआ? कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट करता है और ये कहता है गवर्नमेंट को कि आप ये पता लगाएं कि जो हज़ारों की संख्या में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें मिनिमम वेजेस मिल भी रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हें मिनिमम वेजेस दिलाइए। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब बढ़े आगे। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी पर। तो पहली स्टोरी को आप थोड़ा सा ये समझ में आ गया आपको कि एशियन गेम्स थे 1982 में, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आती है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बट ये वेजेस इन्हें कम देते हैं, मिनिमम वेजेस से भी ज़्यादा, और पुअर कंडीशन में रखते हैं। ये बात सोशल साइंटिस्ट की टीम को पता चलती है। सोशल साइंटिस्ट की टीम सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन को मान लेती है और गवर्नमेंट को कहती है कि जो हज़ारों वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस मिले, ये आपको इंश्योर करना है। अब हम दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी कहानी है मशाल लालुंग की। ये जो थे ये 23 इयर्स के थे जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अभी तो ये यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, अभी यहाँ पर इनकी इमेज भी देखेंगे कि मशाल लालुंग कैसे दिखते थे। ठीक, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट कर लिया गया, क्यों अरेस्ट कर लिया गया, कहाँ रहते थे, पहले तो ये हम समझ लें। तो ये रहते थे चुबुरी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। और यहाँ पे इन्हें इसलिए एक तरीके से अरेस्ट किया गया कि ये कहा गया कि इन्होंने ग्रीवस इंजरीज कॉज्ड की हैं, मतलब हानि पहुंचाई है बहुत से लोगों को। ठीक है, यहाँ पर देखा गया कि ये मेंटली भी हैं एक तरीके से अनस्टेबल, और इसी के साथ साथ इन्हें ट्रायल में भेज दिया गया। कहाँ पर? अंडर ट्रायल लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट। 23 साल की उम्र में ये है मशाल लालुंग। इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये पता चला कि ये मेंटली अनस्टेबल हैं, तो इन्हें भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। और क्यों इन्हें अरेस्ट किया गया? कि इन्हें चार्ज किया गया था ग्रेवस इंजरीज के लिए। ठीक, मशाल को एक बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। मशाल जब ट्रीट हो जाते हैं, डॉक्टर दो बार जेल अथॉरिटीज़ को लिखते हैं 1967, 1996 में कि अब जो मशाल है वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, इनको एक तरीके से ये सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हो गया है। अब ये 2 बार लिखते हैं जुडिशियल ट्रायल में कि आप इन्हें ट्रायल के लिए बुला लीजिए मशाल को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती है और मशाल को कहाँ पर रखना पड़ता है? जुडिशियल कस्टडी में बहुत सालों तक। मतलब सिर्फ उन पे एक चार्ज लगाया गया। चार्ज लगाने के बाद ये पता चला कि ये मेंटली अनस्टेबल हैं, और ये पता लगाने के बाद इन्हें कहाँ भेज दिया गया? ट्रीटमेंट के लिए। 2 बार इन्हें हॉस्पिटल से बोला गया कि इनकी जुडिशियल कस्टडी अब की जाए, एक तरीके से ट्रायल के लिए इन्हें देखा जाए कि एक्चुअल में इनकी गलती थी भी या नहीं थी, बट इन पर कोई अटेंशन नहीं दिया जाता और ये जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं। अब इन्हें जेल से कब छोड़ा गया? 2005 में, जब ये 77 ईयर्स के हो गए। मतलब कि इन्हें कितने दिनों तक जेल में रहना पड़ा? दिनों क्या, साल तक, 54 इयर्स तक इन्हें कस्टडी में रहना पड़ा, जब तक इनके केस पे कोई हियरिंग ही नहीं आई। He was freed when a team appointed by the National Human Rights Commission intervened after an inspection of under trials in the state। और इन्हें कब छोड़ा गया? वो भी तब जब NHRC की टीम आती है यहाँ पर और देखती है कि एक तरीके से इंस्पेक्शन करती है और उसके बाद इन्हें रिलीज कराती है जेल से। ठीक है, अब 23 साल के थे और 77 ईयर्स तक जेल में रहे, मतलब लगभग 54 इयर्स तक। ना तो इनकी बात सुनी गई, मतलब इनकी तरफ से जो बोल रहे थे ना उन पे अटेंशन दिया गया, ना ये देखा गया कि एक्चुअल में इनकी कोई गलती थी भी या नहीं थी। जब NHRC की टीम आई, इस वजह से इन्हें रिलीज किया गया, नहीं तो शायद से इन्हें तब भी रिलीज नहीं किया जाता। इनकी पूरी तरीके से लाइफ वेस्ट हो गई क्योंकि एक प्रॉपर ट्रायल इनके अगेंस्ट में नहीं हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति को क्या देता है? राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मतलब है हर एक नागरिक के पास
क्या है, अधिकार है कि उसके साथ फ्री और फेयर और स्पीडी ट्रायल हो सके। मतलब अगर उसे मशाल को अरेस्ट किया गया था और मशाल को फंडामेंटल राइट था और स्पीडी ट्रायल होना था, बट स्पीडी ट्रायल ही नहीं हुआ, इसकी वजह से मशाल की लाइफ पूरी तरीके से क्या हो गई, स्पॉइल हो गई, वेस्ट हो गई। मशाल का केस हमको दिखाता है कि क्या होता है जब राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। वर्कर्स की अगर हम कंडीशन देखें तो वर्कर्स की कंडीशन में हम क्या देख रहे थे, वर्कर्स की कंडीशन में हमने देखा कि एक तरीके से अगर सोशल साइंटिस्ट की टीम नहीं आती तो वर्कर्स को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलते। या मशाल के केस में हम देखें, अगर मशाल के लिए एनएचआरसी की टीम नहीं आती तो मशाल को कभी रिलीज किया ही नहीं जाता, क्योंकि स्पीडी ट्रायल ही नहीं हो रहा था, फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा था, लाइफ एंड लिबर्टी। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हम देखें, जो हम एशियन गेम्स में वर्कर्स की बात करें, तो ये देखा गया कि वायलेशन हुआ राइट्स का जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, बट ये चैलेंज हुए कोर्ट में। अब जब कोर्ट में सोशल साइंटिस्ट की टीम ये लेकर गई कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हो रहा है, तो वर्कर्स को क्या मिले, एक तरीके से राइटफुल वेजेस मिले। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। कैसे सोशल साइंटिस्ट की टीम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ले गई, तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंश्योर जस्टिस टू दीज वर्कर्स। अगर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में वर्कर्स सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से सोशल साइंटिस्ट की टीम जाती है और इन्हें मिनिमम वेजेस दिलाती है। तो समझ में आया कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना जरूरी नहीं है, इसी के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन होना भी जरूरी है। और इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, जब अवेयरनेस होगी। आपको ये समझना होगा, मतलब वर्कर्स को तो नहीं पता ना, या वर्कर्स वहां तक नहीं जा पाए, लेकिन हमको आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। और ये चीज हमें कैसे आएगी, तो जब हम अवेयर होंगे। अब आपको भी पता चल गया कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आगे जाकर आप कभी अगर देखेंगे कि किसी वर्कर के साथ फोर्स लेबर या बेगार हो रहा है, तो आप खुद नहीं जा पाए भले ही कोर्ट में, बट आप कहीं ना कहीं तक ऐसा इन्फॉर्म करेंगे कि इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे। देखो, और इसी के साथ साथ ये दोनों एग्जाम्पल हमको बताते हैं कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस है राइट्स के। कैसे, अगर हम दोनों की ही बात करें, वर्कर्स की या मशैल की, ठीक, अगर इन दोनों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो ना तो वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलता और ना ही मशैल को कभी रिलीज किया जाता। सोशल साइंटिस्ट की टीम और एनएचआरसी का अपना बड़ा रोल था इसमें, क्योंकि उन्हें पता था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो कोर्ट में जाना है। इस वजह से इन दोनों को एक तरीके से जो भी थे सॉल्यूशन वो मिल पाए। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल हमें इंपॉर्टेंस बताते हैं कि राइट्स का होना ज़रूरी है और इसी के साथ साथ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी होना ज़रूरी है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिख देने से कि फंडामेंटल राइट्स हैं, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिख देना कि राइट्स हैं, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। ठीक, तो इसी तरीके से हमें ये समझ में आया कि राइट्स का इंपॉर्टेंस है और इसी के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन होना भी ज़रूरी है। ठीक, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ इंश्योर होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स के अपने कुछ राइट्स हैं और गवर्नमेंट इन राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी वायलेट होते हैं तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई उस पर एक्शन लेता है। ठीक उसी तरीके से इन राइट्स पर एक्शन लेना ज़रूरी है और इसी तरीके से एक्शन कब, जब इन राइट्स का वायलेशन हो और इसी के साथ साथ इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। ठीक, क्लियर हुआ। देयरफॉर यहाँ पर ये समझ में आ गया कि इट इज़ ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी हैं जहां पर पीपल्स का पार्टिसिपेशन है अकाउंटेबिलिटी के साथ गवर्नमेंट में या हर एक वर्किंग में, तो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स का होना ज़रूरी है। और इन राइट्स की अगर हम बात करें तो ये जो लिस्ट ऑफ राइट्स जो मेंशन किए जाते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, इन्हें हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स पर आकर हमारी यहाँ पर सेशन एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं। आज आपको ये समझ आ गया होगा कि राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है,
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसी के साथ साथ इनका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ राइट्स, क्या होते हैं बिल ऑफ राइट्स, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कैसे दिए गए हैं और किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा हमने जो भी पढ़ा है। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।